हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग वाईसीटी की बुक से बीपीएससी एडीओ के सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने बीपीएससी एडीओ के प्रैक्टिस सेट को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले की वीडियोस में हमने प्रैक्टिस सेट 9 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ कर लिया था। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 10 के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मुरली भरवा के। राजकुमार शुक्ला बिहार के मुरली भरवा के निवासी थे और इनका चंपारण सत्याग्रह हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित करने में महत्वपूर्ण योगदान था। फिर क्वेश्चन नंबर 2, धन क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्तु। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो आर्थिक विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्य सहमति से स्वीकार की जाती है और यह वह माध्यम है जिसमें कीमतें और मूल्य व्यक्त किए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम बना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 2002 में। सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम वर्ष 2002 में पारित किया गया और इसने आगे चलकर वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम का रूप ले लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है और इसको 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा स्थापित किया गया था और अप्रैल 1946 ईस्वी में इसने काम करना चालू किया था और इसमें टोटल 15 जज होते हैं जो 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5, सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरेनियम लेड विधि से। प्राचीन सेल समूहों की आयु लाखों और करोड़ों वर्ष पुरानी होने के कारण यूरेनियम लेड विधि का प्रयोग किया जाता है इनकी आयु को आंकने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6, मालाबार तट किसके बीच में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा एवं कन्याकुमारी के बीच। फिर क्वेश्चन नंबर 7, 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, वह थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कादम्बनी गांगुली। कादम्बनी गांगुली का जन्म जुलाई 1861 में बिहार के भागलपुर में हुआ था और 1883 ईस्वी में वह कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने वाली पहली महिला थी और 1886 ईस्वी में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाली पहली भारतीय महिला थी और 1890 ईस्वी में हुए कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन को इन्होंने संबोधित किया था और इस प्रकार कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली भारतीय महिला कादम्बनी गांगुली थी। फिर क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित जनपद समूहों में से कौन सा बिहार के भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया। बिहार में भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और दरभंगा का क्षेत्र है जो भूकंप जोन 5 में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा। बिहार की भूमि गंगा नदी प्रणाली से अपवाहित होती है और इसके अतिरिक्त बिहार में कोसी, महानंदा, गंडक, कमला, बागमती, सोन, अजय, बूढ़ी गंडक, कर्मनासा ये नदियां भी बहती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10, बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नवादा।
काकोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में करमानशाह नदी पर स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, सबसे कम लंबाई वाली नदी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पुनपुन। बिहार राज्य से होकर बहने वाली नदियों में से सबसे छोटी नदी दिए गए ऑप्शंस में पुनपुन नदी है और इसकी टोटल लंबाई 200 किलोमीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री कृष्ण सिंह ने। बिहार में श्री कृष्ण सिंह के द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई थी, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 में स्वराज दल की स्थापना की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 13, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सचिंद्रनाथ सन्याल ने। वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल ने की थी और बीएन कॉलेज के बंकिम चंद्र मित्रा को इसका नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 15, हम दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के संग्रह को क्या कहते हैं, जो एक दूसरे से सीमित दूरी के भीतर स्थित होते हैं और जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकल एरिया नेटवर्क। फिर क्वेश्चन नंबर 16, किसी साइट के पते की शुरुआत में आप जो HTTP टाइप करते हैं उसका अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का अर्थ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है और यह वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से। मायोपिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है और इसे निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्रवाहिका। ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ईस्ट में। मुकुलन एक प्रकार की अलैंगिक जनन क्रिया है और इस विधि में शरीर पर एक छोटा सा उभार बाहर की ओर निकलने लगता है जिसे मुकुल या बड कहते हैं और यह धीरे धीरे बड़ा होकर जनक जीव से अलग हो जाता है और ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा संपन्न होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिवेश प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के। फिर क्वेश्चन नंबर 22, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वसा। ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार की वसा है जो रक्त में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एक जोड़ा। फिर क्वेश्चन नंबर 24, जब पानी जम जाता है उसका घनत्व। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कम हो जाता है। जब पानी जम जाता है तब उसका घनत्व कम हो जाता है और जब पानी को ठंडा किया जाता है
तो इसका घनत्व बढ़ जाता है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर यह अधिकतम घनत्व तक पहुंच जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मीथेन। बायोगैस का प्रमुख अवयव मीथेन गैस है और बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत लगभग 50 to 65% तक होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कथन गलत का चयन करें। तो यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं और हम लोगों को बताना है कि कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्रिलिक को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। तो ये जो कथन है वो गलत है क्योंकि एक्रिलिक को कृत्रिम ऊन कहा जाता है, न कि कृत्रिम रेशम। फिर क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्यूटेन। फिर क्वेश्चन नंबर 28, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह पहले बढ़ता है और फिर घटता है। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है और लोहे पर यह जंग हवा की नमी और ऑक्सीजन के कारण लगता है और लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है और लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ फेरसोफेरिक ऑक्साइड होता है। यह भूरी परत के रूप में लोहे पर जम जाता है और इस प्रक्रिया में पहले तो लोहे का भार बढ़ता है लेकिन कुछ समय के बाद जो लोहे का भार होता है वो फिर से घटने लगता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, पानी मिट्टी से जड़ों में किस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, परासरण। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया के द्वारा गुजरता है उसे परासरण कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए ही है, नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। ये जो कथन है यह गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 38। यदि किसी तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 और 20 है तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या 38 होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 32, सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वातावरणीय अपवर्तन के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 33, उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आइंस्टीन। सबसे पहले आइंस्टीन ने ही कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, ब्लैक बोर्ड काला लगता है क्योंकि यह। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 35, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बाईं ओर झुकेंगे। चलती हुई बस के अचानक दाईं ओर मुड़ने पर बस में बैठे यात्री बाईं तरफ झुक जाएंगे और इस घटना में न्यूटन की गति का पहला नियम लागू होता है जिसे जड़त्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण के अंतर आणविक बल को कहा जाता है डैश बल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ससंजक यानी कोहेसिव। फिर क्वेश्चन नंबर 37, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ
सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 38, भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 जुलाई से 30 जून तक। भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि 1 जुलाई से 30 जून माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 1950 में। सन 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 40, पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थ 1966 से 1971। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 1966 तक चली थी, उसके तुरंत बाद ही चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हुई थी। उसके बाद 66 से लेके 69 के बीच 3 जो वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। तो इस वजह से जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो 1969 से आरंभ हुई थी, ना कि 1966 से। और ये 1969 से स्टार्ट होकर 1974 तक चली थी। इस वजह से ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये जो ऑप्शन है वह पंचवर्षीय योजना की सही अवधि नहीं दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, भारत वर्ष में निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर व्यवस्था लागू है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्री फ्लोट। भारत में फ्री फ्लोट की जो व्यवस्था है वो विनिमय दर में लागू है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, यदि वर्ष 2015-16 को सकल घरेलू उत्पाद का निहित मूल्य ज्ञात करने हेतु आधार वर्ष मान लिया जाए तो निम्न में से कौन से वित्त वर्ष का अपस्फीति कारक मान 100 है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 43, सरकारी ई बाजार का वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में क्रय बिक्री की प्रस्तावित मात्रा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 लाख करोड़ रुपए। फिर क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से किसने भारत के वित्त मंत्री के तौर पर सबसे लंबे समय काल के लिए कार्य किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पी चिदम्बरम। भारत के वित्त मंत्री के तौर पर सबसे लंबे कार्यकाल तक के लिए पी चिदम्बरम ने कार्य किया है और इन्होंने वित्त मंत्री के रूप में 1996 से लेकर 1998 तक, फिर 2004 से लेकर 2008 तक और फिर 2012 से लेकर 2014 तक, यानी टोटल 8 वर्षों तक वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। स्थानीय शासन के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी स्वशासन आते हैं, लेकिन सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव यह स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशासनिक प्राधिकारी। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है और यह ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के मध्य संपर्क स्थापित करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की। अशोक मेहता समिति ने वर्ष 1977 में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की थी, जबकि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना का सुझाव दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 48, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 49, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 महीने तक। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति
6 महीनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 महीने का। संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति को दोनों सदनों को आहूत करने की, सत्रावसान और लोकसभा का विघटन करने की शक्ति है। और आहूत करने के बारे में संविधान ने राष्ट्रपति पर एक कर्तव्य अधिरोपित किया है, और वह यह है कि वह दोनों सदनों के ऐसे अंतराल पर आहूत करेगा कि एक सत्र की अंतिम बैठक और उसके बाद के सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह का अंतराल न हो पाए। यानी कि जो ऑप्शन बी है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल 6 महीने का होना चाहिए, ये सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ करेंगे। और अगर आप बीपीएससी एडीओ के इसी तरह और भी प्रैक्टिस सेट को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।